स्वागत है आप सभी का एग्जाम एक्सप्रेस में। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अपने तीसरे ब्लॉग में तीसरे प्रैक्टिस सेट को लेकर, जो आगामी किसी भी परीक्षा के लिए बहुत लाभदायक, बहुत बेनिफिशियल साबित होगा। तो आप लोग क्वेश्चन को सुनिएगा, आंसर आएगा उसको जवाब दीजिएगा, फिर हम लोग डिस्कशन करेंगे। और रिवीजन के लिए जो चैनल पे वीडियो अपलोड होगा उसको 3-4 बार देख जाइएगा, अपने साथियों के साथ शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए अपील कर दीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन बताइएगा कि मूक नायक किसकी पत्रिका है और किस भाषा में इसकी स्थापना किया गया था, बताइएगा। मूक नायक बी आर अम्बेडकर के द्वारा एक मराठी पत्रिका है, बी आर अम्बेडकर द्वारा शुरू किया गया था मूक नायक। इन्हीं के पत्रिका का नाम है बहिष्कृत भारत, है ना, बहिष्कृत भारत बी आर अम्बेडकर के द्वारा ही शुरू किया गया है। और एक याद रखिएगा कि इनसे जो जुड़ा हुआ सबसे इंपॉर्टेंट एक सत्याग्रह है जिसको बोलते हैं महार सत्याग्रह। महार सत्याग्रह 20 अप्रैल 1927 ईस्वी में हुआ था। उस समय से क्या होता है, बी आर अम्बेडकर का जो है कि सबसे बड़ा योगदान रहा है। तो एकमात्र सत्याग्रह जो जुड़ा हुआ है बी आर अम्बेडकर से, इसको बोलते हैं महार सत्याग्रह। इन्हीं के एक और संगठन है जिसका नाम है स्वतंत्र मजदूर पार्टी। आपसे पूछे है कि स्वतंत्र मजदूर पार्टी के संस्थापक कौन है, बी आर अम्बेडकर है। मूक नायक के संस्थापक कौन है, बी आर अम्बेडकर है। बहिष्कृत भारत के संस्थापक कौन है, बी आर अम्बेडकर है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू और कानू ने संथाल विद्रोह का नेतृत्व 1855 ईस्वी में किया था। याद रखिएगा, संथाल विद्रोह को 1857 क्रांति की पूर्ववर्ती एक आंदोलन के रूप में जाना जाता है। जस्ट पहले हुआ था, यानी हमारे जो सबसे पहली स्वतंत्रता संग्राम था 1857 की क्रांति का, उसका एक पूर्ववर्ती आंदोलन के रूप में संथाल विद्रोह को जाना जाता है, जिसके प्रणेता थे सिद्धू और कान्हू। ठीक है, बताइए कि संथाल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था, कोई याद है? भागलपुर से शुरू हुआ था संथाल विद्रोह। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सन 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे? याद रखिएगा कि सन 1929 में लाहौर में एक अधिवेशन रखा गया था जिसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक इसी अधिवेशन में सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था। सबसे पहले जानिए कि स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती की पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में किया गया। ठीक है, और सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा, तो वह दादा भाई नौरोजी का 1906 का अधिवेशन था जो कलकत्ता में किया गया था। यानी आप ऐसे समझिए कि 1906 ईस्वी के अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था, लेकिन पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू द्वारा। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट को जानिए, आपने देखा होगा कि मौलिक अधिकार की मांग और मौलिक अधिकार की पेशकश, तो 1918 ईस्वी के अधिवेशन में जिसके अध्यक्ष थे हसन इमाम, उस समय मौलिक अधिकार की मांग किया गया था। लेकिन फिर उसके बाद 1931 में कराची अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने के अध्यक्षता में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मौलिक अधिकार की मांग पेश किया था। उसी मौलिक अधिकार को बनाने में सहयोग किया था मानवेंद्र राय ने। ठीक है, जैसे आपसे पूछा कि सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? सर्वोदय शब्द का प्रयोग महात्मा गांधी ने। सत्याग्रह शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग महात्मा गांधी ने। जैसे पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अर्नेस्ट हैकल ने। और पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था एजी टांसले ने। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आदिवासी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? आदिवासी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ठक्कर बापा ने किया था। ठक्कर बापा को आदिवासियों का मसीहा के रूप में जाना जाता है, इसलिए ठक्कर बापा को आदिवासी शब्द का पहला प्रयोगकर्ता जाना जाता है। आप बताइएगा, ये किनका कथन है कि किसी भी सरकार ने नहीं और अंग्रेजों ने भी नहीं, जितना कि इस पठान ने काफी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। यह शेर शाह सूरी के बारे में किस इतिहासकार का कथन है, बताइएगा। तो यह है एच.जी. किन का जो कथन था कि अंग्रेजी सरकार से ज्यादा बुद्धिमत्ता का प्रयोग शेर शाह सूरी। हमने बताया था कि प्रथम अफगान वंशीय शासक था लोदी वंश।
लोधी वंश के संस्थापक थे बहलोल लोधी, ठीक है। और दूसरा अफगान वंशीय शासक था शेरशाह। शेरशाह का मकबरा अवस्थित है सासाराम में, बिहार के सासाराम में अवस्थित है। कौन सा जिला? रोहतास जिला में। ब्रिटिश का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश का भर्ती सार्जेंट की उपाधि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकार को अपना सहयोग देने के कारण किसने प्राप्त किया था? महात्मा गांधी ने। याद रखिए कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से प्रवास के बाद 9 जनवरी 1915 को भारत आते हैं, इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। और उसके बाद भारत आने के बाद उनकी मुलाकात होती है गोपाल कृष्ण गोखले से, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु बनाते हैं। उसके बाद से अंग्रेजों के उस समय प्रथम विश्व युद्ध का दौर था, तो उस समय भारतीयों को, चूंकि ब्रिटेन उसमें भाग ले रहा था प्रथम विश्व युद्ध में, तो भारतीयों को उसमें भाग लेने के लिए गांधी जी प्रोत्साहित करते हैं। इसीलिए एक सार्जेंट का मतलब होता है एक दलाल के रूप में, तो अंग्रेजी शासन में भर्ती कराने वाला सार्जेंट की उपाधि दिया गया था महात्मा गांधी को। और इसी से अंग्रेज खुश होकर उनको कैसरे हिंद की उपाधि से नवाजते हैं, और इसी कैसरे हिंद की उपाधि असहयोग आंदोलन के बाद त्याग देते हैं, ठीक है। असहयोग या फिर जालियांवाला? नहीं, असहयोग आंदोलन के बाद। जालियांवाला हत्याकांड में रविन्द्रनाथ टैगोर सर की उपाधि, नाइटहुड की उपाधि, और शंकरन नायर ने कार्यकारिणी की क्या बोलते हैं, कार्यकारिणी के परिषद से इस्तीफा दे दिया था, मंत्रिमंडल से इस्तीफा। हाँ, इस्तीफा दे दिया। क्या नाम था उनका? शंकरन नायर, ठीक है। तो बताइए कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे? एमजी रनाडे हैं। उनका पूरा नाम है महादेव गोविंद रनाडे, जिनको महाराष्ट्र का सुकरात कहा गया, महाराष्ट्र का सुकरात कहा गया, एमजी रनाडे। और वही एमजी रनाडे डॉक्टर ए हुम के भी राजनीतिक गुरु थे। डॉक्टर ए हुम, जिन्होंने 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया था, ठीक है। आप एक और क्वेश्चन बताइए कि शिमला का सन्यासी किस अंग्रेजी सेनापति को कहा जाता है? शिमला का सन्यासी, हर्मिट ऑफ शिमला, ए हुम को कहते हैं, ठीक है। पक्षी विज्ञान का जनक ए हुम को? अच्छा, बहुत बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, यहाँ रहिए चाहे इलाहाबाद रहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बताइएगा प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक कौन थे? इसी का नाम है इलाहाबाद भीतरी स्तंभ लेख बोलते हैं या इलाहाबाद प्रशस्ति लेख बोलते हैं। इसका रचनाकार कौन है? हरिसेन। हरिसेन से याद रखिए समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, ठीक है। समुद्रगुप्त के कौन से थे? दरबारी कवि थे। इन्होंने जो इनका नाम था हरिसेन, इन्होंने इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख जारी किया। यह अभिलेख जो है सोचिए, पहले से अशोक का एक कौशाम्बी अभिलेख था, ठीक है, उसको ला करके हरिसेन अपने, चूंकि दरबारी कवि थे तो समुद्रगुप्त के बारे में बहुत सारा बड़ाई किया, विजेता कहा, फलाना ढेकाना वगैरह। तो इसे आपको याद रखना है कि भीतरी स्तंभ लेख या इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख किसके द्वारा जारी किया गया? हरिसेन के द्वारा। और किसके शासनकाल में? समुद्रगुप्त के शासनकाल में। समुद्रगुप्त को याद रखिए कि भारत का नेपोलियन कहते हैं, ठीक है। उसने उत्तरावत के कितने राजा को हराया था और दक्षिणावत में कितना? तो उत्तरावत के 9 राजा और दक्षिणावत के 12 राजाओं को हराया था, इसीलिए भारत का नेपोलियन कहा गया। इसी की उपाधि है कविराज, ठीक है। और अगर कोई सिक्का में किसी बिना बजाते हुए आदमी का चिन्ह है तो वो किसका होगा? समुद्रगुप्त का चिन्ह होगा। और इससे ये पता चलता है कि समुद्रगुप्त क्या था? संगीत प्रेमी था और वीणा वादक था। सिक्का से याद कीजिए कि साहित्य में सिक्के को क्या कहा गया? कसरपन सिक्का कहा गया। सबसे प्राचीनतम सिक्के का क्या नाम है? आहत नाम है, भूल गए? आहत। और इसी को आपका साहित्य में कसरपन कहा गया। सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के जारी करने वाला शासक कौन हुआ? सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के जारी करने वाला शासक इल्तुतमिश हुआ। उसने चांदी के सिक्के का नाम रखा जीतल और टाका। हाँ, चांदी के सिक्के का नाम रखा टाका और तांबा को जीतल नाम रखा, ठीक है। इल्तुतमिश में को ही मदरसा शैली है ना, मकबरा शैली का जनक कहते हैं। इल्तुतमिश ने ही कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया था। तुर्क के चहलगामी दल की स्थापना किया था, जो 40 सरदारों का गुलाम दल था। और इल्तुतमिश को ही गुलामों का गुलाम कहते हैं,
ठीक है, दिल्ली का वास्तविक संस्थापक कहते हैं, ठीक है, इल्तुतमिश को है। इल्तुतमिश की ही बेटी थी रजिया सुल्तान, जो भारत की प्रथम महिला शासिका बनी थी, ठीक है। एक और आप बताइए कि एहोल अभिलेख का संबंध, या ऐसे बताइए कि एहोल अभिलेख के रचयिता कौन थे और किस शासक के समय यह लिखा गया था? हाँ, एहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से है, ठीक है। इसके लेखक थे रवि कीर्ति। पुलकेशिन द्वितीय से याद कीजिए कि यह वातापी के चालुक्य वंश के प्रतापी शासक हुआ। पुलकेशिन द्वितीय ने ही हर्षवर्धन को हरा दिया था, इसलिए परमेश्वर की उपाधि धारण किया था, ठीक है। जब हम पढ़ेंगे उसमें मध्यकालीन भारत, इसमें इसका जिक्र मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। ऐसे बताइए रवि भैया कि कालिदास किसके दरबार में रहते थे? कालिदास बताइए जल्दी से। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे, ठीक ना। चंद्रगुप्त द्वितीय में नौ रत्न थे ना, उसमें कालिदास सबसे उत्कृष्ट कवि माने जाते हैं। कालिदास की कृति है अभिज्ञान शकुंतलम, जो किस शैली में? संस्कृत की वैदर्भी शैली में लिखी पुस्तक है। संस्कृत की वैदर्भी शैली यानी इस शैली का विकास बकाटक राजवंश के समय हुआ था। याद है आपको प्रभावती गुप्ता, चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी प्रभावती गुप्ता, उसने बकाटक नरेश, क्या नाम था उसका? बकाटक का राजा था रुद्र रामन, क्या था उसका? शायद बताएंगे फिर नहीं, बकाटक का राजा आप लोग कमेंट में बताइएगा, छोड़ते हैं आप लोग के लिए। बढ़ते हैं आगे हम लोग। बताइएगा इनमें से कौन 1917 के चंपारण किसान आंदोलन का प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं थे? तो सबसे पहले देखिए कि 1917 का चंपारण सत्याग्रह हुआ था, उसमें राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था, कल बताया था 1916 के अधिवेशन में, ठीक है, जहां प्रथम बार महात्मा गांधी ने सार्वजनिक रूप से भाषण दिया था। उसी भाषण सुन रहे राजकुमार शुक्ल ने जो चंपारण में 3 कठिया पत्ती थी, तो बताइए कि 3 कठिया पत्ती में कितना कट्ठा नील की खेती करना पड़ता था? 20 में, यानी 1 बीघा में 3 कट्ठा नील की खेती करनी पड़ती थी, ठीक है। तो इसमें बताइए कि कौन कौन प्रख्यात नेता ने भाग लिया था? तो आप याद रखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, अनुग्रह नारायण सिंह, इन लोगों ने भाग लिया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू भाग नहीं लिए थे, नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बताइएगा कि किस सूफी संप्रदाय से सूफी संत शरफुद्दीन अहिया मनेरी जुड़े थे? यानी आपसे पूछ रहा है कि किस सूफी संप्रदाय से सूफी संत सूफीद्दीन अहिया मनेरी जुड़े थे? याद रखिएगा फिरदौसी संप्रदाय, यानी सूफीद्दीन अहिया मनेरी जो है जुड़े हुए थे फिरदौसी संप्रदाय से। आपको याद होगा कि चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? बताइए। चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक मोइनुद्दीन चिश्ती थे। मोइनुद्दीन चिश्ती थे, जिनका दरगाह अजमेर शरीफ में है, ठीक है। और आपका एक थे शेख सलीम चिश्ती, उनका दरगाह सिकंदराबाद में है, आगरा के सिकंदराबाद में है। उन्हीं को जो है, उन्हीं के नाम पर अकबर अपने बेटा को शेखू बाबा बुलाता था, ठीक है। और अकबर क्या बता खानी बाबा बुलाता था किसको? बैरम खान को। पटना में भी है ना दानापुर, क्या मकबरा पटना में बिहार से संबंधित रहा है? कौन से संप्रदाय से था? यहाँ पे? अच्छा, बता देंगे। और याद रखिए कादरी संप्रदाय के लोग जो होते हैं वो संगीत के विरोधी होते हैं, ठीक है। अपना जो क्या है ना हरा कलर का वो पग बांधते हैं, उसमें है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आप ये समझिए कि चिश्ती संप्रदाय का संस्थापक बोलेगा तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, जिनका दरगाह अजमेर शरीफ में है। तो अजमेर का स्थापना किसने किया था बताइएगा? अजमेर का स्थापना विग्रहराज चतुर्थ ने किया था, ठीक है। अजय राज द्वितीय ने किया था, माफ कीजिएगा, इसका अजमेर का स्थापना अजय राज द्वितीय ने किया था। दिल्ली का स्थापना तोमर नरेश अनंगपाल ने किया था। राजगीर का स्थापना बिंबिसार ने किया था। पाटलिपुत्र का स्थापना उदयन ने किया था, ठीक है। आगरा का स्थापना सिकंदर लोदी ने किया था। सिकंदर लोदी के समकालीन हुए थे कबीर के वाणी का संग्रह बीजक है, उनके उपदेशों का संग्रह शबद कहा गया है ना। इसी का चर्चा गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है, ठीक है। अब बताइएगा सूरदास जो हुए, एक आपका नाम होगा
सूरदास वगैरह, और ये तुलसीदास, खासकर तुलसीदास की बात करें तो तुलसीदास किसके समकालीन हुए थे? तुलसीदास जो है आपका सम्राट अकबर और अकबर और इसका क्या नाम था जिनका युद्ध हुआ था, महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप और अकबर के समकालीन थे तुलसीदास। इसी तुलसीदास में रामायण मंदिर जो वहाँ बना है उसका एक अवशेष पाया गया कि वहाँ पे पौराणिक कथा में देखिएगा कि पहले वहाँ पे वास्तविक में रामायण मंदिर था। इसकी जो साक्ष्य है तुलसीदास के पुस्तक से मिला। इस आधार पर वहाँ पे जो रामलला का मंदिर बनाया गया है, इस आधार पर बनाया गया है। क्योंकि आप सोचिए ना, अकबर था, महाराणा प्रताप थे, उसी में समकालीन थे ये तुलसीदास। तो समझ लो ग्रंथ लिखाया जा रहा होगा, इसका विवरण मिला होगा। इसका एक बड़ा साक्ष्य के रूप में उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। इसके आधार पर रामलला की मूर्ति बनाया गया। ठीक है, तो बताइएगा राम मंदिर का जो है उद्घाटन किस तिथि को हुआ? 22 जनवरी। कब हुआ? 22 जनवरी 2023 को। ठीक है, बढ़ते हैं आगे हम लोग। बताइएगा सबसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के किस नगर को मध्यकाल में सिराज मुसदिक यानी पूरब का सिराज कहा जाता है? जौनपुर को। याद रखिएगा कि जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया था। फिरोज शाह तुगलक अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका उपनाम था जौना खां, जौना खां के याद में फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर नगर की स्थापना किया। और बाद में सरकी शासक इब्राहिम शाह, कौन से शासक? सरकी शासक, सरकी वंश का शासक था इब्राहिम शाह। उसके शासनकाल में जौनपुर जो है साहित्य और स्थापत्य कला में इतना विकसित हुआ, इसीलिए भारत का सिराज कहा जाने लगा या पूरब का सिराज कहा जाने लगा। तो आपसे 4-5 क्वेश्चन इससे बन गया कि भारत का सिराज किस शहर को बोलेंगे? जौनपुर को। जौनपुर का स्थापना किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने किया था। किसकी याद में किया था? अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक के याद में किया था। उसका उपनाम था जौना खां। ठीक है, आगरा का स्थापना सिकंदर लोदी। भूल जाते हैं आप लोग। चलिए बताइएगा कि किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी? किस गुप्त शासक ने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। याद रखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या करके सत्ता स्थापित की। ऐसा जनश्रुति है, यानी एक कथा है कि रामगुप्त की पत्नी जो है ध्रुव स्वामिनी थी, वो बहुत सुंदरी थी। उस पर एक शक जो है, शक राजवंश का राजा, मैंने उसको पाने के लिए आक्रमण करता है। उस युद्ध में रामगुप्त हार जाते हैं और अपना पत्नी को देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस पर चंद्रगुप्त द्वितीय गुस्सा होकर रामगुप्त की हत्या कर देता है और उनकी पत्नी ध्रुव स्वामिनी से विवाह कर लेता है। तो ये एक जनश्रुति है कि अपने भाई रामगुप्त की हत्या करके चंद्रगुप्त द्वितीय अपना गद्दी संभाला था। और चंद्रगुप्त द्वितीय याद रखिए, अब तक कितने विक्रमादित्य हुए? विक्रमादित्य की संख्या कितनी है? 2। अब तक 14 विक्रमादित्य हुए। सबसे प्रतापी विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ। सबसे पहला विक्रमादित्य हुआ था जब उज्जैन के शासक ने शकों को खदेड़ दिया था। कब? 57 या 58 ईसा पूर्व में। उसी समय विक्रम संवत चला था। विक्रम संवत अभी भी नेपाल में चलता है। ये आपको पढ़ाए हुए, रिकॉल कीजिएगा। ठीक ना? वीडियो कितने मिनट का हो गया? बंद करके फिर से चालू कीजिए।